हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा सी टेट के लिए जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसका जियोग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। और आज हम जियोग्राफी कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जियोग्राफी की क्लास 6 की जियोग्राफी, क्लास 7 की जियोग्राफी आज कंप्लीट हो जाएगी। और कल से हम शुरुआत करेंगे क्लास 8 की जियोग्राफी को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके आगामी सी टेट के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं रहे हैं। तो इसीलिए एसएसटी की तैयारी को और अच्छा करने के लिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। सबसे पहले बात करते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है। तो रेगिस्तान एक बेहद शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होती है। आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्यों के लिए जल की कितनी अहमियत है, क्योंकि जल ही जीवन होता है। और जहाँ पीने के लिए जल ना हो वहाँ मवेशियों को चरने के लिए घास भी नहीं होगी एवं फसलों को उगाने के लिए जल नहीं हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है और कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। और ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। और इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान पाया जाता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे दोनों हो सकते हैं। और इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती हैं। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और ये उसमें सहारा मरुस्थल है। और ये वो देश जो सहारा मरुस्थल से सीमा लगाए हुए हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ये ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। और परंतु यहाँ जलवायु के परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। सहा अफ्रीका महाद्वीप के एक ओर अटलांटिक महासागर तो दूसरी ओर हिंद महासागर पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे तीन रेखाएं 0 डिग्री विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा एक साथ गुजरती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है और यहाँ की वर्षा ऋतु में अल्पकाल के लिए वर्षा होती है।
यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं और यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी बिच्छू, सांपों आदि विभिन्न प्रकार की जातियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ मछलियों के भी कंकाल पाए गए थे। लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाली ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनमें बेदुइन एवं तुआरेग जैसे लोग पाए जाते हैं। इन पशुओं से ये लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने में, कालीन बनाने में, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए किया जाता है और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है और जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुउद्यान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये मरुउद्यान सामान्य से असामान्य से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है और यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा मरुस्थल की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले जा रहे हैं और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। लद्दाख। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख जिसका अर्थ होता है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है और ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखंड गौर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे ग्रेगी हिमानी पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से भी लेकर कराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है
एवं रात में शून्य से -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान हर समय लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। चूंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही स्थित है। ये मुश्किल मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पर वर्षा होती है और ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह से बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक ही समय पर ऊष्माघात एवं तुषारघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है और यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास के मैदान एवं छोटी झोपड़ियां झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं और इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी लद्दाख के पशुओं में जैसे जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का प्रयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत या बिलो के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? लोग, आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं और कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकसे, से और लामा यूरे। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों के ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग वन ए लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, जिनमें रोहतांगला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, लुनगालाचा दर्रा और टंगलंग दर्रा। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ के मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है और देश विदेश से यहाँ अनेक पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो आज हमारी क्लास 7 की भी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है और कल से हम शुरुआत करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी के साथ। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।